तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रतिष्ठा का चुनाव होने जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव को बीजेपी के साथ कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ ने भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। बीजेपी के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद अमरवाड़ा उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा सीट पर सियासी जंग। अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला। धीरेन्द्र शाह इनावती कांग्रेस प्रत्याशी, भाजपा से मैदान में कमलेश शाह, जीजीपी से देवरावेन भलावी उम्मीदवार। 10 जुलाई को वोटिंग, 13 को नतीजे, 21 जून तक नामांकन की प्रक्रिया। 1951 से सिर्फ 2 बार अमरवाड़ा जीती भाजपा। कांग्रेस से आए कमलेश खिला पाएंगे कमल? कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस करेगी क्या वापसी? भाजपा देगी क्या कमल को फिर से झटका? अमरवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह हर्रई राजघराने से आते हैं। उन्हें मात देने के लिए कांग्रेस ने आंचल कुंड धाम की आस्था को अपना अचूक अस्त्र बनाया है। उसने धाम के महाराज के बेटे धीरेन्द्र शाह इनावती को प्रत्याशी बनाकर आदिवासी वोटरों को सहेजने का तगड़ा दांव चला है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की मजबूत घेराबंदी के बाद भी कांग्रेस अपना यह किला बचाने में सफल रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस के इस किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह को ही तोड़ लिया। नतीजे ये हुए कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को यहां से 15,000 वोटों की लीड मिली थी। ऐसे में अंचल कुंड के सेवादार सुखाराम दादा के बेटे धीरेन्द्र शाह के जरिए कांग्रेस ने अब विधानसभा के उपचुनाव में बड़ा दांव चला है। इस परिवार के आदिवासी परिवारों में अच्छी पकड़ है। भारिया हो या आदिवासी, हर कोई दादा दरबार में जाकर हाजिरी लगाता है। उनके परिवार को हर कोई जानता है। कांग्रेस अब इसी संबंध को भुलाने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिला मैं समझता हूँ माननीय कमलनाथ जी का एक तरह से परिवार है और माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो चूंकि जो भी कार्य होगा, जितने भी बड़े से बड़े नेता हो, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, कमलनाथ जी हों, सभी के वो अध्यक्ष हैं और सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वो व्यक्ति उस समय पर वहां जरूर पहुंचेगा। अमरवाड़ा की बात करें तो अमरवाड़ा में जो धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया गया, ये बहुत जबरदस्त और मजबूत प्रत्याशी हैं। कई एनजीओज ने इनका नाम सुझाया था, कई सामाजिक संगठनों ने नाम सुझाया था। कांग्रेस की तो बात छोड़िए, कांग्रेस तो कहेगी, लेकिन दीगर संगठनों ने भी इनका नाम सुझाया कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए। तब आम सहमति से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे पर्यवेक्षक दलों की रिपोर्ट के आधार पर इनको प्रत्याशी बनाया है। और रहा सवाल कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी जब जरूरत पड़ेगी तब वहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी का परिवार है। वहीं जीतू पटवारी के छिंदवाड़ा अमरवाड़ा दौरे पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के न होने और जीतू पटवारी के अमरवाड़ा जाने से साफ हो रहा है कांग्रेस में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, अमरवाड़ा में भाजपा जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि इस हार का जिम्मेदार कौन होगा। क्या जीतू पटवारी लेंगे या कमलनाथ के ही सिर पर हार का टीकरा फूटेगा? अतिरिक्त कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि इस हार का जिम्मेदार कौन होगा। अगर जीतू पटवारी आज वहां गए हैं तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे इस हार की जो प्रत्याशित और तय है, या फिर वापस से कमलनाथ जी के सर ही मड़ेंगे? वैसे जानकारी है कमलनाथ जी नहीं है, तो कमलनाथ जी का ना होना और जीतू पटवारी का जाना ये अपने आप में तय करता है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। एक फिर कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में सियासी संग्राम की तैयारी जारी है। भाजपा सपा ने इस सीट से कांग्रेस से आए कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावेन भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने अंचल कुंड के सेवादार सुखाराम दादा के बेटे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि इस क्षेत्र के आदिवासी में धाम को लेकर गहरी आस्था है। यदि ये आस्था भारी पड़ी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। तो जिस तरीके से अमरवाड़ा सीट को लेकर यहाँ पर घमासान देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर वहीं पर बात करें कांग्रेस की,
तो यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज नामांकन भरा, लेकिन अगर कहें नाथ परिवार इससे दूरी बनाता हुआ नजर आए। आखिर क्यों नाथ परिवार ने इससे दूरी क्यों बनाई, ये भी एक सवाल तो खड़ा हुआ है। लेकिन घमासान की अगर बात करें तो घमासान तो छिड़ गया, जहां बीजेपी भी तंज कस रही है इसको लेकर, और यहां पर कांग्रेस भी लगातार अपना बचाव करती हुई नजर आ रही। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे साथ ब्रजराज सिंह प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, समर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले ब्रजराज सिंह जी आप ही के पास जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें, आप पर आरोप लग रहे हैं, पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि आपने कांग्रेस का प्रत्याशी जो है चुरा लिया है, तो हाईजैक कर लिया, सीधे सीधे अगर ये कहें कि एक यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर चुराने का आप पर आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? आरोपों को जवाब नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आरोप तो स्वतंत्र देश है, कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है। आरोप सिद्ध करें भाई, हमने कैसे हाईजैक कर लिया या चुरा लिया। आपका कैंडिडेट आपका पार्टी में कार्य कर रहा है, आपके विधायक जी अगर हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ अट्रैक्शन होगा, कोई आकर्षण होगा, कोई चीज दिखती होगी भारतीय जनता पार्टी में, ये अच्छा है, नेतृत्व अच्छा है, नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है, एक विजन है जिसके साथ कार्य करते हैं, कार्य करके दिया है। उनको अपने क्षेत्र की चिंता होगी कि छिंदवाड़ा मतलब सिर्फ कमलनाथ जी के अलावा किसी नेतृत्व को वहाँ पहचाना नहीं जाता है। कहते हैं कि एनओसी लेनी पड़ती है वहां पर कोई भी कार्य करने से पहले। अब वही एनओसी देने वाला ही पार्टी से पीछे हट गया। और आज जिस नेतृत्व की बात कर रहे हैं समर सिंह जी या कांग्रेस पार्टी, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय जीतू पटवारी जी, वो ये कहते हैं पार्टी गई तेल लेने। अब ऐसे व्यक्ति को आप नेतृत्व दे रहे हो तो चुनाव का रिजल्ट तो उससे पहले ही आ गया। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टी, हमारे संगठन और हमारे संगठन की नीति नियति और नेतृत्व की वजह से 29 की 29 सीटें हम जीते हैं। देखिए, मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहता हूँ कि इस चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुकी है। ये तो गनीमत है कि इन्होंने कैंडिडेट ढूंढ लिया। हमें तो लग रहा था कि कैंडिडेट भी ढूंढ पाएंगे, और कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से नदारद है जी। तो कहीं ना कहीं जनता नकार चुकी है कांग्रेस को वहां पर छिंदवाड़ा में। उसका पिछड़ापन से जनता परेशान हो गई है। अब जनता वहां की स्ट्रीमलाइन मेन लाइन में आना चाहती है, मुख्य धारा में आकर भाजपा के साथ अपना विकास करना चाहती है। और इस चुनाव में आप देखिएगा कि अगले 5 सालों में छिंदवाड़ा कितना बदला हुआ एक जगह होगी। जी, चलिए इसका जवाब जो आपने बात कही, इसका जवाब हम समर सिंह जी जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े उनसे ले लेते हैं। समर जी, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को लेकर एक बात कही कि कांग्रेस जो है उपचुनाव भी हार गई, क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार, प्रवक्ता बीजेपी ब्रजराज सिंह जी, अगर आपका बस चले तो आप अभी सर्टिफिकेट खुद ही ले जाए विधानसभा जीतने का। चुनाव तो हो जाने दीजिए। अगर इतने ही कमजोर कैंडिडेट हमारे पास थे, हमारी पार्टी काम नहीं कर रही है, तो 35 स्टार प्रचारकों की हड़बड़ी में लिस्ट बनाना, 5 मुख्यमंत्री, ये किस चीज का संकेत है जी? ये इस चीज का संकेत है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में जो 400 का नारा दे रही थी और जो घुटने पर आ गई, जो स्पष्ट बहुमत नहीं लेकर आ पाई है, और अब उसको डर सताने लगा है कि मध्य प्रदेश हारने की शुरुआत कहीं अमरवाड़ा से ना हो जाए। और यही कारण है कि आप दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं, गरीब आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, ताकि आपको उसको कुछ लाभ मिल सके। लेकिन ब्रजराज सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इससे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक ये बता रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। ये चाणक्य नीति है, और वास्तविक चाणक्यों की नीति है, फर्जी चाणक्यों की नीति नहीं है। जी, क्या कहेंगे? और आज आप बोल रहे थे कि छिंदवाड़ा का विकास अब आप करेंगे, तो पिछले 20 सालों से छिंदवाड़ा का विकास आपने क्यों नहीं करा? आप इंतजार कर रहे थे कि वहां का सांसद हटेगा, उसके बाद हम विकास करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समर जी आपसे पूछना चाहेंगे, 4 जून भी तो था, उसमें फिर आपका जो ये प्रतिशत आया शून्य की तरह आया है, उसमें क्या कहेंगे? आखिर सिर्फ 0 ही कहा जाएगा ना उसे? एक फेक प्रोपेगेंडा के तहत, एक सनातन के नाम पर जो इन्होंने लोगों को धर्म का जहर पिलाया है,
जी। उस कारण से इन्हें ये जीत प्राप्त हुई है। जी और उसके अंदर भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने सिर्फ बयानबाजी करी और इनको वोट मिल गए, उसके बाद भी पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत के अच्छे अच्छे प्रवक्ता, जी अच्छे अच्छे वक्ता, बड़े स्टार प्रचारक, दो बार मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी पर्ची के बिल्कुल। मुख्यमंत्री ये भी गए, उसके बाद में जीत पाए हैं आप छिंदवाड़ा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बात भूल ब्रजराज जाइए जी कि आपके पास छिंदवाड़ा आएंगे, आसानी से बिल्कुल आपको मिल बिल्कुल गया है। आपके पास आएंगे ब्रजराज जी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, जिस तरीके से अमरवाड़ा में उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर घमासान लगातार मचा हुआ, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और चूंकि भाजपा के उम्मीदवार कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस ने जो अभी उम्मीदवार उतारे हैं, निश्चित रूप से वो एक मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत कुछ निर्भर करेगा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर, और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि अब जो चुनाव होगा वो उस चुनाव में कांग्रेस से जो आए कार्यकर्ता हैं वो कितने प्रभावी रहेंगे, और भाजपा के मूल कैडर का कार्यकर्ता है उसको दायित्व क्या मिलता है, इस आधार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और विधानसभा के चुनाव में हमेशा परिणाम अलग होता है और लोकसभा का चुनाव परिणाम बिल्कुल अलग होता है। कई बार विधानसभा का रिजल्ट कुछ होता है और लोकसभा का रिजल्ट कुछ होता है, और लोकसभा के बाद फिर विधानसभा के रिजल्ट भी देश में, इसका एक लंबा इतिहास है। तो ये एकदम नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा जीत लिए तो भाजपा जीत ही लेगी। तो लेकिन कुल मिलाकर के अमरवाड़ा की सीट भाजपा का दावा मजबूत है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना भाजपा संभल रही है। तो मुझे जो अभी लग रहा है कि उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, भाजपा जीत भी सकती है, कांग्रेस जीत भी सकती है। चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। दूसरी जो बात आ रही है कि जीतू पटवारी के वहां जाने की, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनको वहां जाना ही चाहिए। कमलनाथ जी वहां आते हैं नहीं आते हैं वो एक अलग बात हो गई। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो सीट निकलती है तो उसकी क्रेडिट भी जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के नाते मिलना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से दिलचस्पी रुचि लेनी चाहिए कांग्रेस के, वो उन्होंने दिलचस्पी रुचि ली है। तो अभी हमको वहां के वातावरण देखने के लिए कुछ दिन तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन चुनाव दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिए। ब्रजराज सिंह जी की ओर रुख करेंगे। ब्रजराज जी, जिस तरीके से आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करने जा रहे थे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे इसके पहले पूछना चाहूंगी कि उमंग सिंगार भी यहाँ पर बीजेपी पे एक आरोप लगा रहे हैं, प्रत्याशी के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी एक तरीके से लग रहा है बीजेपी पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? आरोप वाली बात पर तो मैं जवाब दे चुका हूं कि आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है जी। अभी कहें तो मैं बहुत सारे आरोप लगा दूं, लेकिन मैं समर सिंह जी की एक बात, जो धर्म के जहर की बात कर रहे हैं, धर्म का जहर हम बोते हैं और 19% मुसलमान का वोट आपको मिलता है पूरे देश में, और 23% वोट शेयर है आपका, जिसमें से 19% से मुसलमान का है, और धर्म की खेती हम कर रहे हैं, धर्म का जहर हम बो रहे हैं। मैं रमेश दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिलचस्प है, और हर चुनाव दिलचस्प ही होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंडर्ड है, एसओपी है कि हर चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है, जिसका आज एक उदाहरण आपके सामने है कि 29 सीटें यहां जीते, देश में 240 सीटें जीते, आप 35-33 पार्टियां मिलके नहीं जीत पाई। 300 के आसपास हमारी सीटें हैं, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, अमर सिंह जी कह रहे हैं कि जनता हमको नकार रही है। अब देखिए, बहस में नहीं जाऊंगा कि जनता हमको नकार क्यों रही है, कि आपने जिस तरह से झूठे आरोप लगाए, झूठ बोला कि हम आरक्षण हटा रहे हैं, संविधान बदल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकना कर देंगे, बहुत लंबी लिस्ट है कि कब कब आपने संविधान बदला, कब कब आपने धर्म के जहर की खेती की, कब कब आपने जो है आरक्षण के ऊपर लागू ही नहीं किया था। आपके विचार तो जातियों में बांट के हिंदुओं को, इस देश को जो है गृह युद्ध में झोंकना है। और आप देखिएगा, माननीय कुछ दिनों बाद कांग्रेस की हकीकत सामने निकल के आएगी। इनकी प्रियंका गांधी ने जो NEET के एक पटेल जो थी, उनका एक वीडियो जारी किया, कल वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में। ब्रजराज जी, मुद्दे पर बात करते हैं ना, अपन अमरवाड़ा सीट को लेकर अपन बात कर रहे हैं, उसी पर बात करते हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। अमरवाड़ा वाली सीट पे बहुत सिंपल है कि हम चुनाव दमदारी से लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे,
मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है, डॉक्टर मोहन के नेतृत्व पर उनको भरोसा है और छिंदवाड़ा की जनता गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहती है, कमलनाथ की गुलामी से बाहर निकलना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर समर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। समर जी जरा जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा प्रश्न है अब यह है बीजेपी से कि क्या बीजेपी के पास में एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं था जो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के विधायक को जोड़ तोड़ कर अपने पाले में लेना पड़ा? पहला प्रश्न। पहला आप पे आरोप नहीं लगाऊंगा, प्रश्न लगाऊंगा, आप आरोप के उत्तर नहीं देते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने के लिए बना है? क्यों आप संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ते हैं? क्या चुनाव लड़ने से डरते हैं? आप ये बताइए हमें। जवाब दूं? आप जो आपका दम्भ बता रहा है ना कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, हम चुनाव आके लड़ते हैं जीतने के लिए, ये आपकी बातों से सिद्ध होता है कि आप केन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं, भले वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो। और यही मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर हमने यही चीज देखी कि आपने गैर संवैधानिक तरीके से एक चुनाव प्रत्याशी को हाईटेक करा और वहां का जवाब वहां की जनता ने 2,18,000 वोट नोटा को देके दिया। आप ये विश्वास मानिए कि आपकी ये पार्टी का पतन मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत अमरवाड़ा सीट से होने जा रही है। आप इस चीज को लिख के ले लीजिए, जिस दिन परिणाम आएंगे हम और आप सामने बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं वास्तविकता में हुई, क्योंकि आपकी पार्टी एक पार्टी है, एक झूठी पार्टी है, एक व्हाट्सएप के माध्यम से चलने वाली पार्टी है। आप इस प्रकार से जिस प्रकार चुनाव लड़ते हैं ये गैर संवैधानिक तरीका है। संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़के देखिए, हम आपको बताएंगे चुनाव लड़ना क्या होता है। चलिए ब्रजराज जी, अब आपकी बारी है, जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? इन्होंने सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। क्या आरोप लगा दिया, फिर से बताइए तो जरा मैडम। इनका साफ तौर पर कहना है कि आपको क्या जरूरत पड़ गई थी, जो कांग्रेस का ही प्रत्याशी आपने चुरा लिया। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं वो तो। इसका जवाब हमारे गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कई चैनलों पे कि हम तो पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत होता है उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। अमरवाड़ा और वहां के कार्यकर्ता, वहां के विधायक हमारी पार्टी के विचारधारा, हमारे नेतृत्व, नीति और नियत से प्रभावित होकर आए हैं। चलिए ये जवाब दे दीजिए। मैं तो समर सिंह जी को भी ऑफर देता हूं कि अगर राष्ट्र हित की बात करनी है तो आइए हमारी पार्टी में। इनके एक सवाल का जवाब और देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि संवैधानिक असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। 303 से 240 हो गई हमारी सीटें। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता ने ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगाया। आपकी पार्टी 2 दिन तक साथी बुलाए घूम रही थी, 2 दिन बाद उसको समझ में आया 240 ईवीएम के माध्यम से आई श्रीमान पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं। माननीय ये 240 भी ईवीएम के माध्यम से मिली है आपको। इनके नेताओं के असंवैधानिक जितने भी निर्णय रहे हैं इस देश को डुबाने के लिए, हमारी पार्टी ने 10 साल में एक भी संविधान में संशोधन नहीं किया। इनकी पार्टी के संशोधन गिना सकता हूं मैं, लेकिन इनको सुनना ही नहीं है। ये झूठ प्रपंच के ऊपर चलने वाले लोग हैं। सत्ता सिर्फ इनको अपने फायदे के लिए चाहिए और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रजराज जी, एक सवाल ये भी तो है कि क्या अमरवाड़ा में आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था जो कांग्रेस से कार्यकर्ता लेना पड़ गया आपको? अरे ये मैंने जवाब दिया ना कि हम तो पार्टी को एक्सपेंड कर रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहे जुड़ जाए, आप भी आ जाएं, आपके लिए भी हमारे पास जगह है, समर सिंह जी के लिए भी जगह है, दुबे जी के लिए भी जगह है। तो जो और ये कोई असंवैधानिक तरीका है क्या? नहीं, ये कोई असंवैधानिक तरीका है तो क्या? जो पहले से कार्यकर्ता आपकी पार्टी में है 20 साल से 25 साल से, वो तो दरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आपको कहां से? अरे दरी उठाने वाली प्रथा खत्म हो चुकी है मैडम। आजकल टेंट वाले आके दरी लगाते हैं। नहीं तो वो तो साफ साफ एक तो दिखी थी तस्वीर। दरी वाली व्यवस्था। आज हम विश्व की नंबर 1 पार्टी है, हमारे पास सब व्यवस्था है भाई। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन जो आज उन्होंने दाखिल किया, उससे नाथ परिवार की दूरी एक यहाँ पर दिखाई दी है, तो आखिर क्यों? क्या कहेंगे, इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? नाराज दिख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अभी इसका कुछ सियासी मायने हमको नहीं निकालना चाहिए। उसका ये कारण है कि जब भी किसी भी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन प्रस्तुत करने जाते हैं
तब बाकायदा वो पार्टियां अपने हिसाब से मैनेजमेंट करती हैं। भाजपा के प्रत्याशी जब जाएंगे तो उनका मैनेजमेंट होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी जाएंगे तो उनका मैनेजमेंट होगा। और ये जो इस तरह के वक्तव्य अभी चुनाव में आते हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। कहीं ना कहीं जनता के बीच में किसका नाम कैसा है, किसका भाव कैसा है और किसकी प्रतिष्ठा कैसी है, और उसके बाद मतदाता को आपने किस प्रकार आकर्षित किया है मतदान के लिए। कई बार जन समर्थन होता है किसी पार्टी के प्रति, लेकिन अगर उसका कार्यकर्ता नहीं जाता दस्तक देने के लिए तो वोट का परसेंटेज गिरता है। जो इस बार भाजपा को लग रहा था कि हम तो जीत ही रहे, तो भाजपा के कार्यकर्ता गए नहीं काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर के किसने आज जो दूरी बनाई है, किसने नई दूरी बनाई है, ये आज बहुत मायने नहीं रखेगा। ये कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद जो वातावरण बनेगा, प्रचार का जो वातावरण बनेगा, अभी जो चर्चा हो रही है ये केवल जिसको अपन कहें कि कॉफी हाउस की गपशप है या मीडिया की गपशप है। 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद थोड़ा सा वातावरण लगेगा इसका जी। और कई बार भारत में अगर आप देख लें, आदिवासी समाज में भी मुश्किल से 30% 35% लोग हैं जो कई बार किसी भावना में जाकर के वोट करते हैं। बाकी हर आदमी, सनातन समाज में हर आदमी विवेक से वोट करता है। मुस्लिम समाज में जरूर है कि फतवा जारी हुआ और वोट करते हैं। तो ये जो है, अगर किसी की दूरी है तो वो उसका बहुत मायने आज नहीं रखेगा। हफ्ते 10 दिन बाद इसको देखेंगे जी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन समर सिंह जी, आपकी तरफ रुक करेंगे। समर जी, जिस तरीके से यहाँ पर 2023 चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर तो आपने सीट अपनी किसी तरीके से बचा ली थी, लेकिन अब आपका ही प्रत्याशी जो है अब आपके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। तो चुनौती स्वीकार करिए मैडम, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। हमने अपना प्रत्याशी उतारा है और हम पूर्व कांग्रेस के विधायक से अब नए कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आज दिन भर से एक मीडिया के अंदर एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कमलनाथ जी और वहां पर मौजूद नहीं थे, तो मैं बता दूं कि कमलनाथ जी की मोहर लगने के बाद ही प्रत्याशी को घोषित किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वहां पर उमंग सिंघार साहब, जीतू पटवारी जी, सज्जन वर्मा जी, तीनों वरिष्ठ कांग्रेसी लोग थे। और जहां पर आप भी इस बात को जानते हैं कि हम कोई शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो परिवार के बड़े बूढ़े लोगों का हमारे पे आशीर्वाद रहता है, और इसी प्रकार कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी के ऊपर है। और हमारे बड़े भाई उमंग सिंघार वहां पर थे, जीतू पटवारी जी वहां पर थे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पर जीतू पटवारी जी क्यों गए। जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बताया कि वहां पर जिन संवैधानिक पद पर, जो पार्टी के संवैधानिक पद पर है, जीतू पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, वो वहां पर थे। तो और किसी के होने की आवश्यकता, अनावश्यकता की जरूरत नहीं थी। जो जा सकता था वो गया है, और जिसको जो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर भी एक डेकोरम मेंटेन होता है मैडम। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वो अंदर 5 लोगों की एंट्री होती है। इसके अंदर से एक प्रत्याशी होता है, एक वकील होता है, 3 प्रमोटर होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, तो इसके अंदर आपको ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कमलनाथ जी की दूरी बनी हुई है जी। कमलनाथ जी पहले भी हमारे साथ कांग्रेस के अंदर कंधे से कंधा मिला के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी थे, और आज भी वो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी है और हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजराज जी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जी, कहिए। मुझे एक और डिबेट में जाना है, तो मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि देखिए, इन्होंने अभी खुद ही मान लिया कि कमलनाथ जी की मोहर लगने के बाद ही कैंडिडेट फाइनल हुआ है। तो ये मोहरों का सिस्टम इनके यहाँ पर है, हमारे यहाँ ये सब सिस्टम नहीं चलता है। आप तो चोरी करके लाते हैं, आप चोरी करके लाते हैं, आप चोरी करके लाते हैं, हम मोहर लगाते हैं, आप चोरी करके लाते हैं। शुभकामनाएं समर सिंह जी को अमरवाड़ा सीट के लिए दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। रमेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे कि जैसे उपचुनाव में अक्सर जो है सरकार की तरफ जो मतदाताओं का रुझान देखा जाता है, ऐसा होता है, क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि सरकार के पक्ष में होता है। ये ठीक है कि उपचुनाव में ज्यादातर जो परिणाम जो है वो सरकार के पक्ष में आते हैं, जिस दल की सरकार होती है उसके पक्ष में आते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं कि सरकार के साथ साथ चुनाव अलग आते हैं। जैसे पिछली बार हमने 2020 में देखे, करीब 27-28 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस से आए हुए लोग जो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उसमें 5-7 लोग हार भी गए थे। सरकार भी भाजपा की थी और फिर कांग्रेस से आए भी थे, तो उसमें से 5-7 लोग हार भी गए थे।
तो परिणाम क्या होगा, मतदाता किसको समर्थन करता है किसको नहीं करता है, तो ये समय के साथ ऊपर कौन से मुद्दे प्रचारित होते हैं, ये सारा चुनाव मान करके चलिए। इसमें मुद्दों के साथ ये बहुत दिनों बाद एक हम ऐसा चुनाव देखेंगे इस चुनाव में जब उम्मीदवार की छवि और उसके बारे में प्रचार काम करेगा। ये दोनों दलों के ऊपर है। यदि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के प्रति जो उनकी समाज में स्थान है उसको हाईलाइट किया तो कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा, और लेकिन अगर बाय द वे भाजपा ने ये प्रकार का उनका केवल नाम का इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस की मानसिकता बहुत बिल्कुल अलग है, जैसा अभी भाजपा की प्रवक्ता बता रहे थे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक उसी प्रकार उम्मीदवार की छवि, यदि कांग्रेस ने ये प्रचार किया कि ये किसी तरीके से चले गए, लोभ लालच से चले गए, या जो भी कुछ कारण उन्होंने प्रचारित कर दिया तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं ये प्रचार भाजपा ने किया कि वो जो उनका एक डायलॉग है डबल इंजन की सरकार, कि क्षेत्र के विकास के लिए आपको सत्तारूढ़ दल का विधायक ही आपको चुनना, ये अगर प्रचार हो गया और लोगों में बैठ गया तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। मान करके चलिए कि 2-3 पॉइंट जो है वो भाजपा के पक्ष में है और 2-3 पॉइंट कांग्रेस के पक्ष में है। निर्भर इस बात पर करेगा कि कौन पार्टी अपने समर्थन में मतदाता को किस प्रकार समझा करती है, तो उस आधार पर रिजल्ट पर लगाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अमरवाड़ा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी तो है ही है, साथ ही में इसमें एक और पार्टी जीजेपी की भी एंट्री हो गई, इससे जो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस घमासान का जो मुकाबला है, उसका जो चुनाव है, उपचुनाव है, 10 तारीख को होना है, उसका परिणाम भी आने वाला है, उसके बाद ही आएगा। तो अब देखना है, ये मुकाबला दिलचस्प तो हो ही गया है, आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार।